नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम कोविड-19 दिशा निर्देश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया आज की तारीख में कोरोना से लड़ रहा है। लेकिन यह जंग, खास करके हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हम सफल होते दिख रहे हैं। इस जंग से लड़ते हुए कहीं ना कहीं हमें बड़ी सफलता हाथ होती लगती दिख रही है। आज हम लॉकडाउन 4 जो लागू हुआ है, लॉकडाउन 3 से कितना अलग है, लॉकडाउन 4 में क्या रियायतें दी गई हैं, लोग किस तरीके से इसका पालन करें और कोरोना की जंग से कैसे हम निजात पाएं, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आज जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जैसे ही लॉकडाउन की बात आती है तो ऐसा लगता है कि कुछ लॉक हो गया है, हमारी ज़िंदगी लॉक हो गई है। यूँ कहें तो कोरोना ने पूरी तरीके से तो हमारी ज़िंदगी लॉक कर ही रखा था। लेकिन अब क्या लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें पटरी पे आ रही हैं, संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे देश या हमारे राज्य के मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो लगातार घट रहा है, उस पर हम कहीं ना कहीं काबू पा रहे हैं। लॉकडाउन 4 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो क्या लगता है कि जो लॉकडाउन 3 से कितना अलग है लॉकडाउन 4, या उसी की पुनरावृत्ति हम कह सकते हैं इसे? इसमें लॉकडाउन के बारे में सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना या कोविड-19 जो बीमारी है, इसका इलाज अभी तक नहीं है जी। और ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है संपर्क होने पर। तो इसका उपाय, इससे बचने का या इससे निपटने का एकमात्र उपाय यही था कि लॉकडाउन किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल आइसोलेशन जो एक है उसको इंश्योर कराया जाए। उसी को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की और अभी लॉकडाउन 4 हम लोगों का शुरू हुआ 18 तारीख से 17 तक लॉकडाउन 3 था। तो इस क्रम में एक तो जो लॉकडाउन 3 में जो चीज़ें थी ऑलमोस्ट वही हैं, वो एक्सटेंशन है एक प्रकार का लॉकडाउन 4 हमारा। और इसमें थोड़ी सी रियायत ये दी गई है मूवमेंट के लिए, लोगों के अगर कोई आना चाह रहे हैं कहीं से या फिर कोई फंसे हुए हैं तो उनको निकालना है तो उनको पास वगैरह जो निर्गत किया जा सकता है, वो एक तो थोड़ा सा रियायत दी गई है। और दूसरा है कि जो दुकानें बहुत बड़ी संख्या में बंद थीं तो उनको भी उपभोक्ता सामग्री की जो दुकानें हैं, और उसके पहले बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह की तो लॉकडाउन 3 में ही खुली थी आवश्यक वस्तुओं की। लेकिन लॉकडाउन 4 में हम लोगों ने देखा है, जो आदेश निर्गत हुआ है और जो हम लोगों ने किया है, उसमें उपभोक्ता सामग्री की जो दुकानें हैं, कपड़ा हो गया और हो गया, बहुत उनको भी खोला गया है और लोगों के मूवमेंट में थोड़ी सी रियायत दी गई है। बाकी चीज़ें लॉकडाउन 3 वाली ही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई नहीं चलेगा, बहुत स्पेशल जो ट्रेन या बस वही चलेंगी। मूवमेंट पे थोड़ा सा हम इस पे डिटेल्स जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जब मूवमेंट की बात होती है तो कई तरह की चीज़ें, एक तो फ्रिक्वेंट मूवमेंट के हमें काम नहीं है फिर भी हम बाहर जा रहे हैं, एक इमरजेंसी जो हमें आती है, अगर किसी का निधन होता है, कोई बीमार होता है, तो उस तरीके की चीज़ें कैसे हैंडल प्रशासन करता है। जैसे मौत है तो हम पास जारी करेंगे, कोई बीमार होता है तो कैसे, मतलब क्या क्या तरीका, क्या मोड ऑफ अप्रेंटिस होता है इसे जारी करने इसमें का? हम लोग जो कर रहे हैं, एक तो जो आवश्यक सेवाएं हैं, इमरजेंसी है, कोई हेल्थ इमरजेंसी है तो उसको देखते हुए पास निर्गत किए जा रहे हैं, उनके मूवमेंट को अलाउ किया गया है। और दूसरा है कि कोई कहीं अगर फंसा हुआ है, अगर हमारे ज़िले में फंसा हुआ कोई बाहर का व्यक्ति है तो उसको हम लोग अलाउ कर रहे हैं, वो जा सकते हैं। इसी प्रकार अन्य ज़िलों में या अन्य राज्यों में कुछ लोग अगर फंसे हुए हैं तो उनको भी अलाउ किया जा रहा है। संबंधित ज़िले की सहमति से उन लोगों को भी इंश्योर किया जा रहा है कि वो लोग अपने जगह पहुँच जाएँ। और बाकी जैसे माल ढुलाई जो है, आवश्यक वस्तुओं से संबंधित, आवश्यक सेवा के साथ साथ आवश्यक वस्तुएं भी, हमारा खाद्यान्न है और अन्य है, तो माल ढुलाई की जो व्यवस्था है उसमें भी इशू किया जा रहा है और उसको छूट दी गई है और उसको नहीं रोका जा रहा है, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की किल्लत नहीं हो और कीमतों में वृद्धि नहीं हो, उसके लिए वो ज़रूरी है। बाकी गैर जरूरी लोगों के मूवमेंट पर पूरी तरह से हम लोग रोक लगाए हुए हैं और उसको हम लोगों ने डेपुटेशन भी बड़ी संख्या में किया है, फोर्स और मजिस्ट्रेट का, और उसको भी हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से नहीं, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, जैसे हम बाइक पे भी, अब इसमें बाइक के लिए भी कंडीशंस हैं, आप अकेले चलें, कार में भी अगर आप जा रहे हैं, इमरजेंसी केस में भी, तो संख्या लिमिटेशन है, क्या संख्या है, किस तरीके की शर्तें लगाई गई? अभी तो बाइक पर हम लोग 1 लोगों को ही अलाउ कर रहे हैं और दूसरा कार में जो है ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति और अलाउ किए जा रहे हैं, ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर। बस यही, इसी निर्देश के साथ हम लोग परिचालन की अनुमति दे रहे हैं। पास को लेकर कई बार ये बातें आती हैं कि जो परेशानियां लोगों को झेलनी होती हैं, तो प्रशासन किस तरीके से चैनल तैयार किया है कि यहाँ पे आप जाएं या इस तरीके से आप अप्लाई करें तो आपको पास निर्गत हो जाए? हाँ, हम लोग परेशानी ना हो। हाँ, हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था किए हैं, हमारे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है और हमारी जो वेबसाइट है उस पर जा करके ज़िले की
और उसमें एनआईसी द्वारा पोर्टल डेवलप्ड है, जी। उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसमें विहित प्रपत्र है, उसमें अपना सारी इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको डालते हुए अप्लाई कर सकते हैं। और उनको जैसे वो अप्लाई करेंगे, सबमिट कर देंगे, तो उनको एक एक्नॉलेजमेंट भी चला जाता है जी। और उसको हम लोग फिर देखते हैं, हम लोगों के पास आ जाता है। उसको हम लोग देखते हैं कि जिले के अंदर मूवमेंट का है या अंतर जिला है, दूसरे एक जिले से दूसरे जिले का है, या फिर राज्य के बाहर का है। तो उसके लिए अलग अलग अथॉरिटी हम लोगों के यहाँ निर्धारित हैं। अगर जिले के अंदर का है या एक जिले से दूसरे जिले का है तो उसको हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया है। और अगर राज्य के बाहर से है तो जिला पदाधिकारी या फिर अपर समाहर्ता जो है उनके द्वारा इशू किया जा रहा है। अच्छा, मूवमेंट में कोई एज बार भी तय करते हैं? जिस लगातार बातें हो रही हैं कि जब कोरोना में 60+ को बहुत गंभीर होने की जरूरत है, बच्चों को नहीं निकलना है, तो पास बनाने समय या जो मूवमेंट की बात होती है तो क्या अगर कोई 70+ मूवमेंट करना चाहता है तो क्या उसे भी आप? नहीं, हम लोग जनरली उसको नहीं अलाउ कर रहे हैं अगर कोई इमरजेंसी नहीं हो। अगर इमरजेंसी नहीं हो तो जो बहुत एजेड लोग हैं या फिर बीमार लोग हैं तो उनका मूवमेंट हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर उनको चिकित्सक से दिखाना है तब तो जाना पड़ेगा जी। और उनको डॉक्टरी परामर्श लेना है या हॉस्पिटलाइज होना है तो उसी केस में हम लोग दे रहे हैं। संख्या की अगर हम बात करें तो पिछले अगर 20 दिनों 25 दिनों में तो क्या मूवमेंट के जो पास बन रहे हैं, जो आपके पास एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उसकी संख्या घटी है? हाँ, अब धीरे धीरे, शुरू में बहुत ज़्यादा संख्या थी अब, लेकिन धीरे धीरे लोग जब सेटल डाउन हुए हैं तो अब संख्या धीरे धीरे स्टेबलाइज हुई है। नहीं कहेंगे कभी घटी है, लेकिन स्टेबलाइज हुई है और अब घटने की संभावना है। जी। 2 सेक्टर के लिए खास करके जो लॉकडाउन 3 में ही रियायतें दी गई थी, हेल्थ जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, खास करके लॉकडाउन के दौरान भी लोग बीमार तो हो ही रहे हैं, तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश, या क्या आपको लगता है कि जब हम अपने जिले की बात करें, शहर की बात करें, तो हॉस्पिटल्स फ्रिक्वेंटली खुल रहे हैं? हाँ, हॉस्पिटल को, जो सरकारी हॉस्पिटल हमारे हैं जी। वो सभी नियमित रूप से खुल रहे हैं और सभी प्रकार के जो लोग मरीज हैं हमारे या बीमारियां हैं उनके लिए हो रहा है। कोविड के लिए हम लोगों ने डेडिकेटेड अपने मेन हॉस्पिटल से अलग व्यवस्था किया है। हमारा जो सदर हॉस्पिटल है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या हमारा जो मेडिकल कॉलेज है मुजफ्फरपुर का, इसको अभी हम लोगों ने कोविड से एक तरह से अलग रखा हुआ है और इसमें सामान्य मरीज जो हैं उन सभी लोगों का इलाज हो रहा है और ओपीडी वगैरह भी चल रहा है। इसी प्रकार जो हमारे निजी क्लिनिक हैं या जो हॉस्पिटल हैं उनके साथ भी हम लोगों ने मीटिंग किया है और उन लोगों से भी अनुरोध किया है कि वो जो सेवा है, चिकित्सा सेवा लोगों को वो मिले और उसको लोग खोलें। तो बड़ी संख्या में हॉस्पिटल प्राइवेट भी खुल रहे हैं और सरकारी तो सभी खुल रहे हैं। और कोरोना के लिए हम लोगों ने डेडिकेटेड अलग हॉस्पिटल बनाया है, उसमें सामान्य मरीजों का नहीं इलाज हो रहा है। जी। लॉकडाउन 4 में एक चीज जो उपभोक्ता सामग्रियों की जो बात आती है, थोड़ा सा उसमें ऐसा लगता है कि उसे और क्लियरिटी लाने की उसमें जरूरत है। मिठाइयाँ की दुकान है या हार्डवेयर की शॉप, जो उपभोक्ता सामग्री आप किसे मानते हैं? जैसे उपभोक्ता सामग्रियों की दुकानें 3 दिन में खुलेंगी। हाँ, इसमें हम लोगों ने किया है कि एक तरह से सभी दुकानें जो हैं उपभोक्ता सामग्री ही हैं, सभी उपभोक्ता ही जाते हैं, खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। तो इसमें जो लॉकडाउन 3 में हम लोगों ने अलाउ किया था वो एज इट इज है, उसी प्रकार से रहेंगे 3 दिन। चाहे हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक गुड्स का था, शोरूम वगैरह थे और बाकी भी दुकानें थीं। तो जो हम लोगों ने अलाउ किया था वो एज इट इज है लॉकडाउन 3 में। लॉकडाउन 4 में एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने किया है उसमें एक तो कपड़े की दुकानें, रेडीमेड या फिर कपड़े की दुकान थी, वो हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर ज़िले में हमारा सूता पट्टी एरिया है जो बड़ा फेमस है और कपड़े के लिए और उसके लिए, तो वो एक तो वो हम लोगों ने अलाउ किया है 3 दिन अल्टरनेट डे करके। और बाकी अन्य उपभोक्ता सामग्रियों के लिए हम लोगों ने शेष 3 दिन को निर्धारित किया है। तो उसमें अन्य उपभोक्ता सामग्रियों में सभी प्रकार की जो दुकानें हैं वो आ जाएंगी और वो खुलेंगी 3 दिन, ये स्पष्ट है। मानव स्वभाव है, जब लोग बंद रहता है, जब खुलता है तो अचानक बहुत भीड़ आती है, ये बिल्कुल मानव स्वभाव है। लेकिन हम जो देख रहे हैं हाल के दिनों में बाजारों की जो स्थिति, 3 दिन ही अगर बाजार खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो भीड़ अचानक बढ़ जाती है। बहुत दिनों की बंदी के कारण वो थोड़ा सा स्वाभाविक भी है। तो उसे नियंत्रित करने के लिए क्या, इसलिए कि उस दौरान ऐसा लगता है कि जो लॉकडाउन के जो नियम हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो की शर्तें हैं, वो कहीं ना कहीं टूटती हैं। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या मैकेनिज्म आप तैयार करते हैं? हाँ, कैसे उसका पालन कराते हैं? बिल्कुल, सोशल अपील के अलावा। हाँ, ये एक तो हम लोगों ने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को ये दायित्व सौंपा है कि अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने जो थाना क्षेत्र हैं उनके, उसमें इसको सुनिश्चित कराएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे।
एक ही जगह पर बहुत भीड़ भाड़ नहीं हो। और इसीलिए हम लोगों ने दुकानों का जो समय है वो 10 बजे से 4 बजे निर्धारित किया है। उसका कारण यह है कि सुबह और शाम को जनरली सब्जी वगैरह की दुकान के लिए, फल और सब्जी के लिए बहुत बड़ी संख्या में भीड़ होती है लोगों की। तो उसको भीड़ को डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने बाकी दुकानों को 10 बजे से 4 बजे तक ही खोलने का वो निर्णय लिया है। और थाना को दायित्व सौंपा गया है, अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा गया है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को, कि ये लोग सुनिश्चित कराएंगे और ये लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। और जहाँ से ज़्यादा कंप्लेन आ रही है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। कई दुकानों को सील भी किया गया है और इसका नॉर्म्स का पालन नहीं करने के कारण। और जो दुकानदार हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो एक तो सैनिटाइजर जरूर रखेंगे दुकान पर, और दूसरा जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बना करके रखेंगे कि 1-1 मीटर की दूरी पर जो भी उनके उपभोक्ता आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, 1-1 मीटर की दूरी पर खड़े रहें। और मास्क का उपयोग जरूर करेंगे, दुकानदार भी करेंगे और उपभोक्ता भी करें। और उसके साथ साथ ग्लव्स का भी दुकानदार के लिए है कि ग्लव्स का भी इस्तेमाल वो करेंगे। तो उनकी अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है और जो उपभोक्ता आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। तो प्रशासन के द्वारा विशेष गाइडलाइंस जारी होती है। अगर आप दुकान पे जा रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे ये आप पहन कर जाएं या इस कंडीशन का पालन करें। आप हम लोग इस प्रकार की अपील कर रहे हैं और दुकानदार को भी कह रहे हैं कि सुनिश्चित कराएंगे। और दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग जिले वासियों को भी कहेंगे कि अगर आप बाहर निकलते हैं, एक तो बाहर कम से कम निकलें, और जो बुजुर्ग लोग हैं या बीमार लोग हैं या बच्चे हैं वो बाहर नहीं निकलें। और अगर इमरजेंसी में या किसी कारण से ज़रूरत से आपको बाहर निकलना पड़ता है तो पूरी सुरक्षा के साथ निकलें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, मास्क प्रॉपर लगाएं और जा कर के सामान लेकर के सीधे वापस हो जाएं। वापस आने के बाद हाथ भी धुलें अच्छे से साबुन से, और इन सब चीज़ों का और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। चाहे जिस दुकान पर जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें अन्य व्यक्तियों से और लोगों से। कोरोना और लॉकडाउन ने हमारी जिंदगी की जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं बदली है। हम लगातार बदल रहे हैं। पिछले 2 महीने 2.5 महीने में बाजार का ट्रेंड भी बदला है। क्या प्रशासन भी इस चीज को प्रमोट करना चाहेगा कि होम डिलीवरी अधिक हो ताकि दुकानों पर लोग ना जाएं, भीड़ ना हो? बिल्कुल बिल्कुल जी। हम लोगों का प्रयास यही है और सभी लोगों को ये करना चाहिए और एक न एक दिन हम सभी लोगों को करना पड़ेगा जी। क्योंकि जिस प्रकार के मामले आ रहे हैं तो हम सभी लोगों को इसके साथ अपनी जीवन शैली को एडजस्ट करना होगा, समायोजित करना होगा। तो उसमें हम लोग यही देख रहे हैं, एक तो होम डिलीवरी को प्रमोट करा रहे हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करके उनके साथ बैठक भी किया था और वो लोग शुरू भी किए हैं। कुछ सप्लायर हमारे फीडबैक मैं जानना चाहूँगा। शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि लॉकडाउन 2 में ही ये प्रशासन के साथ एक बैठक हुई थी। जो बड़े मैन्युफैक्चरर यूँ कहें कि जो सप्लायर्स थे, और वो हुआ भी था, होम डिलीवरी का काम उसके दौरान कुछ तो चला भी था। क्या फीडबैक मिला कि लोग किस तरीके से उसे पसंद कर रहे थे? नहीं, उसका फीडबैक हम लोगों को उत्साहजनक है। अब लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके घर पर सामान आ जाए तो बेटर है। और जो लोकल हमारे थे सप्लायर, वो लोग होम डिलीवरी शुरू भी किया है और कर भी रहे हैं। और जो ई-कॉमर्स सेवाएं जो शुरू हुई हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो होम डिलीवरी का काम करती हैं, उनके शुरू होने से इसको और बढ़ावा मिलेगा। लोगों पर घर बैठे लोगों को सामान उपलब्ध हो जाएगी, बढ़ावा मिलेगा और इसको बढ़ावा हम लोगों को देना चाहिए। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल मुझे लगता है कि पोर्टल या कहें कि जो ऑनलाइन आ ही गई हैं, जिस ढंग से बच्चे एजुकेशन से लग रहा था कि लॉकडाउन के दौरान दूर होंगे, वो फिर से नज़दीक आ रहे हैं, स्कूल ऑनलाइन चल रहा है। अब इसके अलावा थोड़ा सा क्वारंटाइन सेंटर पे चलते हैं। प्रवासी एक बहुत, हम समस्या उसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे लगता है कि जो प्रवासियों के आने का जो सिलसिला है या उनकी जो संख्या है उसको मैनेज करना कहीं ना कहीं चुनौती निश्चित तौर पर है प्रशासन के लिए। संख्यात्मक तो आप बताना चाहेंगे कि हम केवल नॉर्थ बिहार की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, तो औसतन कितने प्रवासी आ रहे हैं और उनके क्वारंटाइन की किस तरीके की व्यवस्था हो रही है? ये बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी भाई सब आ रहे हैं जी। और विशेष श्रमिक ट्रेनें जो चल रही हैं उसके माध्यम से आ रहे हैं, और लगभग उतना ही हम लोगों को बस या अन्य माध्यम से आ रहे हैं जो कि हमारे जो राज्य के बॉर्डर हैं वहाँ रिसीव हो रहे हैं और वहाँ से फिर बसों के माध्यम से विभिन्न जिलों में भेजे जा रहे हैं। कुछ अननोन भी होते हैं जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं होती है, जो बस से आ रहे हैं या ट्रक से आ रहे हैं। हाँ, कई बार कुछ ऐसे साधन से आ जाते हैं जिसकी जानकारी नहीं रहती है, लेकिन जहाँ पहुँचते हैं तो तुरंत सूचना मिल जाती है
और अवेयरनेस इतना है कि लोग बताते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी और हमारी जनता भी, जो ग्रामीण लोग हैं या शहरी हैं, तो सूचना भी देते हैं। गांव से तो इस ढंग की लगातार सूचना आ रही है कि जो उस घर में वो व्यक्ति आया है और हो सकता है उसने प्रशासन को जानकारी ना दी हो, उनके माध्यम से आपको जानकारी मिलती है, थाने को जानकारी मिलती है। बिल्कुल। तो अभी तक हम लोगों के जिले में लगभग 22,000 लोग आ चुके हैं। ये फेज 2 में हम लोगों के यहाँ, जो फेज 1 में आए थे शुरू में लगभग 15,000 लोग आए थे, जो कि होम क्वारंटाइन थे और उसमें कोई केस भी नहीं आया और उन लोगों ने अपना समय सही ढंग से पूरा किया। 15,000 उस समय आए थे और जब अभी मई में शुरू हुआ है आना, तो लगभग 22,000 हम लोगों के यहाँ आ चुके हैं लोग, जो हमारे 325 लगभग जो केंद्र हैं, क्वारंटाइन सेंटर हैं, प्रखंड से लेकर के पंचायत स्तर तक उसमें रह रहे हैं और 14 दिन पूरा होने पर उनको हम लोग छोड़ रहे हैं उनकी जांच करके, और उसके बाद उनको 1 सप्ताह और होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कह रहे हैं। दूसरा ये कि जब वो लोग आ रहे हैं तो उनको हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर, जहाँ भी पहुँच रहे हैं उनको वहाँ स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। मेडिकल टीम हमारी 12 की संख्या में रेलवे स्टेशन पर लगी है। उसके बाद हम लोग उनको मुफ्त में भोजन का पैकेट, फूड पैकेट और मिनरल वाटर, जो रेल नीर हम लोग रेलवे से ही लेकर के अपना भुगतान करके उसको दे रहे हैं। तो निःशुल्क हम लोगों को उनको खाना पानी उपलब्ध करा रहे हैं। फिर बस के माध्यम से उनको अगर अन्य ज़िले में जाना है तो वहाँ तक छोड़ रहे हैं जहाँ निर्धारित स्थल है। अगर हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले के किसी प्रखंड में उनको जाना है तो उस प्रखंड में भी हम लोग बस से पहुँचा रहे हैं। वहाँ से अगर वो रेड जोन से आ रहे हैं, रेड डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो उनको हम लोग प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन कैंप में रख रहे हैं। और अगर वो ऑरेंज या ग्रीन जोन से लोग आ रहे हैं तो उनको हम लोग पंचायत और विलेज लेवल के क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे करते हैं। हाँ, पहले ही कर लेते हैं। चल रहे होते हैं उस समय। हाँ, हम लोगों को सूची आ जाती है रेलवे से सूची, और हमारे आपदा प्रबंधन विभाग से, राज्य स्तर से परिवहन विभाग से सूची हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। और हम लोग हमारे ज़िले के जो हैं, हम लोग जो व्हीकल सेल और रिसेप्शन सेंटर बनाए हैं MIT मुजफ्फरपुर में, वहाँ पर हम लोग उनकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं, लिस्टिंग कर लेते हैं कि किस प्रखंड के हैं और किस जोन से आ रहे हैं। फिर वो प्रखंड में जब पहुंचते हैं तो वहाँ भी वो लोग देखते हैं, हमारे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, वहाँ टीम बनी है पूरा, वो लोग तुरंत उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन रेड जोन से आ रहे हैं, कौन ग्रीन या ऑरेंज जोन से आ रहे हैं। जो रेड जोन से हैं उनको वहीं प्रखंड स्तर के क्वारंटाइन कैंप में रोक लिया जाता है, और उसके बाद जो ग्रीन या ऑरेंज जोन से आ रहे हैं उनको हम लोग वाहन सेल बनाए हैं सभी प्रखंडों में, वहाँ छोटे वाहनों से हम लोग संबंधित पंचायतों के जो क्वारंटाइन कैंप हैं वहाँ तक हम लोग भेज रहे हैं, जो जनरली हमारे विद्यालयों में चल रहे हैं, और उनको सभी प्रकार की सुविधाओं का हम लोगों ने व्यवस्था किया है। एक तो क्वारंटाइन कैंप में जब वो पहुँच रहे हैं तो उनको एक डिग्निटी किट दिया जाना है सरकार के निर्देशानुसार, जिसमें एक थाली और उनका कटोरी, गिलास बर्तन में है वो भी, हाँ बर्तन में है। और दूसरा है कि हम बर्तन, उसके साथ कपड़े में उनको लुंगी, गंजी, गमछा, धोती, और अगर महिलाएं हैं तो उनको साड़ी, साया, ब्लाउज, बच्चे हैं तो पैंट, शर्ट, अगर बच्चियां हैं तो उनको फ्रॉक। उसके साथ साथ हम लोग उसमें उनका टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, तेल, कंघी, ये सब सामान दे करके डिग्निटी किट, सामूहिक रूप से वो कुछ भी इस्तेमाल ना करे, जो भी उनके पास व्यक्तिगत रूप से। बिल्कुल। तो डिग्निटी किट एक दिया जा रहा है, और दूसरा उसके साथ साथ हम लोग उनको प्रत्येक व्यक्ति को बाल्टी और मग, मच्छरदानी और दरी ये भी दे रहे हैं। वो अपना उपयोग करेंगे सब सामान और अपने साथ लेके जाएंगे। तो इस प्रकार का उनके दोनों टाइम का खाने की व्यवस्था और नाश्ते की व्यवस्था भी की जा रही है। हम लोग उनके स्वास्थ्य पर भी नज़र रख रहे हैं। हमारी प्रखंड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो टीम है वो जा करके उनका चेकअप भी करती है। फिर कहीं से कुछ सिम्टम्स का अगर सूचना मिलता है तो तुरंत आइसोलेट करके उनका हम लोग सैंपलिंग भी करा रहे हैं, और रैंडम सैंपलिंग भी हम लोग सभी क्वारंटाइन कैंप से करा रहे हैं। रैंडम सैंपलिंग करके प्रवासियों के आने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उन संख्या के साथ निश्चित तौर पर जो चैलेंजेस हैं प्रशासन के सामने वो भी बढ़ती है। इसी कारण कई बार ऐसा भी होता है कि जो ये भी शिकायतें या ये चीज़ें आती हैं कि वो स्किप कर जाते हैं। दिल्ली से लेके MIT तक पहुंचने के दौरान कई जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा मौका मिलता है वो स्किप कर जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ आपके पास, आप क्या मैकेनिज्म तैयार करते हैं? हाँ, हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि स्किप नहीं करें जी। और हमको जो हमारे चेक पोस्ट हैं वहाँ भी हमको सूचना मिल जाती है जी। और अंदर आने के बाद ज़िले में
कहीं अगर वो पहुंचते हैं तो तुरंत हम लोगों को सूचना मिलती है कि किस वाहन से कितने लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं। तो हमारा जो लोकल थाना है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और उन लोगों को ला करके या तो हमारे जो रिसेप्शन सेंटर है वहाँ पहुँचाता है, और नहीं तो फिर हमारा जो प्रखंड है वहाँ पहुँचाता है। वहाँ से हम लोग उन लोग को कैंप में रखते हैं। और अभी हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में लोग विभिन्न वाहनों से आकर के फिर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। हम लोग देखते हैं पैदल चलना शुरू कर दे रहे हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए व्यवस्था किया है कि अब जहाँ भी कोई पैदल दिखता है तो पैदल उसको हम लोग नहीं चलने दें, उसको लोकल थाना हमारा जो है वो उन लोगों को ले करके हमारे रिसेप्शन सेंटर पर पहुंचाए या हमारे रेलवे स्टेशन पर पहुंचाए। रेलवे स्टेशन पर हम लोग अब 24 आवर टीम और बस रख रहे हैं। वहाँ चाहे जिस जिले में उनको जाना हो वहीं हम रिसीव कर रहे हैं उनको, और जो पानी और भोजन वगैरह देना है वो दे रहे हैं। और वहाँ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको बस में बैठा के जहाँ भी जाना हो वहाँ हम लोग छोड़ दें, उनको पैदल नहीं जाना पड़े। तो ये भी हम लोगों ने सरकार के निर्देशानुसार अरेंजमेंट किया है। रेड जोन से जो ट्रेनें आती हैं, कोई ट्रेन अगर अहमदाबाद से आ रही है, कोई ट्रेन अगर दिल्ली से आ रही है, मुंबई से आ रही है, तो उस ट्रेन के जितने लोग होते हैं क्या सबकी स्क्रीनिंग हो पाती है? हाँ, सभी लोगों की होती है। रिपोर्ट मतलब सैंपलिंग होती है? हाँ बिल्कुल। सबकी रिपोर्ट नहीं, सैंपलिंग नहीं जी, हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं स्टेशन पर। हम आपको बताया कि 12 टीमें हमारी लगी हुई हैं स्वास्थ्य विभाग की। प्रत्येक व्यक्ति की एक व्यक्ति की लगभग एक ट्रेन में शुरू में 1200 लोग आ रहे थे। सिम्टम चेक करते हैं? हाँ, सिम्टम्स चेक करते हैं। लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि जो कई बार कई ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं कि जो सिम्टमिक नहीं होते हैं लेकिन फिर भी पॉजिटिव आ जाते हैं। तो कहीं ऐसा लगता नहीं है कि हो सकता है कि कुछ इसकी जो सिम्टमिक नहीं हो लेकिन बाद में पॉजिटिव हो जाएं? तो जरूरत महसूस ऐसी होती है या कुछ ऐसे तरीके आपके पास होते हैं कि जो आप बिल्कुल मुकम्मल तरीके से आप उसको अपना ये कर लेते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा, इसे घर जाने दिया जा सकता है? नहीं, घर हम लोग अभी नहीं जाने दे रहे हैं। सभी लोगों को चूंकि एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग, हमारा रेड इंफ्रा थर्मल स्कैनर है उसके माध्यम से, और उनसे पूछताछ करके और देख करके तो वो स्क्रीनिंग करके अगर किसी में कुछ सिम्टम्स दिखता है हमको, सर्दी खांसी या फीवर या सांस लेने में तकलीफ, तो उसको हम लोग स्टेशन पर ही अलग कर लेते हैं और हमारा हेल्थ क्वारंटाइन कैंप बना हुआ उसमें रखते हैं प्रखंड स्तर पर। और दूसरा, जिनमें कोई सिम्टम्स हमको नहीं दिखता है तो उन लोगों को हम लोग फिर ला करके बस में बैठा करके उनको प्रखंड में छोड़ते हैं। और रेड जोन से अगर आ रहे हैं तो प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन कैंप में रख करके हम लोग 14 दिन तक देखते हैं कि उसमें कोई सिम्टम्स डेवलप हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सबका टेस्टिंग कराना संभव नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लगभग 22,000 लोग पहुंचे हैं तो, और उसमें से हम लोग रैंडम सैंपलिंग भी करा रहे हैं। वहाँ पहुँच करके एक सेंटर पर 4, 6, 10 लोगों को देख करके उन लोगों का सैंपल ले करके रैंडम टेस्टिंग करा रहे हैं। उसी रैंडम टेस्टिंग में हम लोगों को इतने पॉजिटिव मरीज, लगभग 30 की संख्या में पॉजिटिव मरीज हम लोगों को जिले में अभी तक मिले हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पहले अगर जाए तो बधाई के पात्र मुजफ्फरपुर, एकमात्र जमुई और मुजफ्फरपुर दो ऐसे जिले थे जो बिल्कुल ग्रीन जोन में थे, कोई केस नहीं। लेकिन जब केस के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो अब ट्रेंड थोड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा है। क्या लग रहा है कि ये ट्रेंड और थोड़ा सा और खतरनाक होगा, बढ़ेगा? जिस तरीके से प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है तो ये संख्या बढ़ सकती है? हाँ, इसमें हम बताना चाहेंगे कि जो हम लोगों का जिला ग्रीन जोन में था तो उसमें हमारे जिले वासियों का बहुत बड़ा योगदान था। और जो मरीज आए हैं या पॉजिटिव केसेस आए हैं वो भी जो पहले से लोग रह रहे हैं उनमें नहीं आए हैं। जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई आए हैं उन्हीं में से आए हैं और अभी क्वारंटाइन कैंप में रहे। इसलिए भी है कि जो आए हैं और जो पॉजिटिव हैं वो ऑलरेडी क्वारंटाइन है। हाँ, क्वारंटीन में हैं, तो इसलिए भी हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी सैंपलिंग हम लोग करा रहे हैं और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनका हम लोग अच्छे से ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। और अभी लगभग 3 से 5 की संख्या में प्रतिदिन हमारे यहाँ आ रहे हैं पॉजिटिव मरीज। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात ये भी है कि जो पहले आए हुए थे उनका जो हम लोग सेकेंड सैंपलिंग करा रहे हैं उसमें नेगेटिव भी आ रहे हैं। और अभी 2 दिनों में 6 लोग स्वस्थ होकर के उनका नेगेटिव जांच आया है, अपने घर को गए हैं। तो ये दोनों मामले इस प्रकार से चल रहे हैं, पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं और पुराने लोग ठीक होकर के अपने घर वापस भी जा रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है कि ये चलेगा, कुछ दिन तक इस तरह से चलेगा कि लोग आते रहेंगे नए मरीज और फिर वो ठीक होकर के घर जाएंगे। ध्यान ये रखने की जरूरत होगी जो पॉजिटिव हैं या जो आ रहे हैं वो समाज के संपर्क में ना आए। कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका उसी से पनपती है। बिल्कुल, तो हम लोग भी सबसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं क्वारंटाइन कैंप में रहें और वहाँ अगर कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होता है, क्वारंटाइन अवधि पूरी हो जाती है तभी घर जाएं। घर जाने पर भी कम से कम 1 सप्ताह तक आप उसमें रहें। संख्या से आपको लगता है कि क्वारंटीन की संख्या बढ़ाई जाने की जरूरत है
या बढ़ाए जाएंगे बाद में आगे? जिस तरीके से प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है लगातार, तो ये सेंटर्स बढ़ेंगे, कोरोना केयर सेंटर्स भी बढ़ेंगे? हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगे। हम लोगों ने एक तो जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई आए हैं, और वो जो है बड़ी संख्या में हम लोग 325 के आसपास अभी क्वारंटाइन केंद्र बनाए हैं, और लगभग सभी प्रखंड के, सभी पंचायतों के, सभी विद्यालयों को हमने ऑलमोस्ट बना दिया है जी। तो ये संख्या हमारी पर्याप्त है, जितने लोग हमारे आ रहे हैं उनके रखने की व्यवस्था है। दूसरा, जो पुराने लोग आ रहे हैं वो 14 दिन पूरा करके वापस जाना शुरू कर दिए हैं, तो लगभग 600 लोग हमारे यहाँ से वापस भी गए हैं, और ये हमको लगता है एक सप्ताह में संख्या लगभग बराबर हो जाएगी, जितने लोग आएंगे उतने वापस भी जाएंगे, इसलिए हम लोगों को उसमें दिक्कत नहीं होगी। कोविड केयर सेंटर में हम लोगों ने अभी 100 बेड का हॉस्पिटल एक रेडी किया है जिसमें रख रहे हैं, और उसके साथ साथ 300 बेड का एक और हॉस्पिटल हम लोगों ने रखा है, जिसको कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उपयोग करेंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं। घड़ी हमें अब चलने को कह रही है। अंतिम में एक अपील आपसे करना चाहेंगे हम अपने दर्शकों को, ये आप किस तरीके से लोगों को अपील करना चाहेंगे कि जो आप बचें इससे? प्रशासन ने जो तैयारियां की है, ये जो शर्तें आपके लिए, ये आपके लिए है, और आप इसका पालन करके आप इस जंग को जीत सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, इसमें अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें, हम यही सभी जिलेवासियों को कहना चाहेंगे। बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें, बाहर जब भी निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वापस आएँ तो हाथ मुंह वगैरह साबुन से अच्छे से धुलें, और निर्देशों का पालन करें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। यही हम अपील करना चाहेंगे दूरदर्शन के माध्यम से। किसी भी जंग को जीतने की जो सबसे बड़ी शर्त होती है वो अनुशासन होता है। अगर आप अनुशासित होते हैं तो आप कितनी भी बड़ी जंग को आप जीत सकते हैं। कोरोना की जंग में भी आपके अनुशासन की जरूरत है। आप जो सरकार के जो नए मानदंड हैं लॉकडाउन को लेकर, आप उसका पालन करें। निश्चित तौर पे हम इस जंग को भी अन्य जंगों की तरह जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।